एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कुछ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं। ये टॉपिक आपका एवरी एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप यूपीएस का दे रहे हैं, डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है और हर एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी इमेजेस देखने को मिल रही होंगी, जैसे यूपीएससी भी एक बॉडी है। इसको हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं और कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कुछ यहाँ पे मैंने आपके सामने सैंपल लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, और उसके बाद ये सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उसको समझने से पहले एक बार ध्यान से देखिए दोनों बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैव डेडिकेटेड आर्टिकल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग आपका डेडिकेटेड आर्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही बनाई गई है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? ये आपकी ऑथराइज होती हैं, जो कि पास करती हैं द लॉ एंड टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और कंट्री। यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बेसिकली एक ऑथराइज होती है, मतलब उनको ऑथराइजेशन दिया गया है किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को, किस चीज के लिए, कि वो पास कर सकते हैं लॉ को एंड टेक कर सकते हैं डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और कंट्री। अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री के बेसिस पे वो कोई भी लॉ को पास कर सकती है। अगर वो आपका स्टेट पे कर रही है तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट वो आपका बॉडी अपने लॉ या कानून को पास कर सकती है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी ये होती है जो कि ऑथराइज करती है, लॉ को पास करती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और कंट्री। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर अपॉइंटेड बाय आइदर द प्रेसिडेंट और दी प्राइम मिनिस्टर। ये चीज आपके दिमाग में एकदम बिठा के रख लेनी है। कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी के हेड को कौन अपॉइंट करता है, सीएजी के हेड को कौन करता है, फाइनेंस कमीशन को कौन करता है, जितनी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़ेंगे, क्या चीज ध्यान रखना है कि ये आइदर दी प्रेसिडेंट और दी प्राइम मिनिस्टर, या तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं या फिर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो बेसिकली ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी में जो भी आएगा, जो भी आपकी बॉडी होगी, वो किसी एक्ट के थ्रू आपका यहाँ पे पास किया गया होगा। कोई भी पर्टिकुलर एक्ट होगा जिससे उस पर्टिकुलर बॉडी को आपका बनाया गया होगा। ठीक है, चलो अब और चीज देखते हैं। यहाँ पर एक बार ये ध्यान से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, इनको हम लोग आपका आगे सेशन में यही सब बॉडीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग कंसेप्ट भी समझेंगे और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। बट आज का जो सेशन मैं आपका लेने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का, उसमें मैंने आपको सारे डिटेलिंग में सारे टॉपिक्स बताए हैं, सारे को मिक्सअप क्वेश्चंस लिए हैं, तो ताकि आपके दिमाग में ना एक डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं। इवन यूपीएससी का जो 23 का अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी आपकी आती है यूपीएससी। यूपीएससी आपकी सेंट्रल लेवल पे हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी आपकी स्टेट लेवल पे हो गई। तो जो फंक्शनिंग सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी करती है वही फंक्शनिंग स्टेट लेवल पे एसपीएससी करती है। उसके अलावा अनदर बॉडी है आपकी फाइनेंस कमीशन। फिर नेक्स्ट बॉडी आपकी आती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनदर बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी है स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नेक्स्ट आपकी बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस। कैट का ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस रहता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज अगेन इंपॉर्टेंट, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये 10 टॉपिक आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में।
बहुत ही बार आपका क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कौन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कौन होता है, हम सब समझेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, अभी न्यू इलेक्शन, आपकी न्यू मेंबर जो है वो इलेक्ट हुए, नई मिनिस्ट्री आपकी एंटर करी, गवर्नमेंट नया चेंज हुआ, नई लोकसभा बनी, तो इलेक्शन कमीशन ने ही सारे क्या कराए थे, आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराए थे, ठीक है। तो यूपीएससी का काम बेसिकली क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे ए ग्रेड की जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं वो कौन कंडक्ट कराती है, आपकी यूपीएससी कराती है। सेम ऐसा ही काम स्टेट लेवल पे कौन कराती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नाम से समझ में आ रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया एक नेशनल कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनाया गया अनदर नेशनल कमीशन है, फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कैट का ऑफिस, एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले आपकी आती है प्लानिंग कमीशन। तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नई बॉडी लाया गया है जिसका नाम आपका क्या है, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को अब रिप्लेस कर दिया है, ये काफी 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये लेकर आई अमेंडमेंट, और प्लानिंग कमीशन को जो कि 65 ईयर ओल्ड था उसको रिप्लेस करके नई बॉडी लाया गया जिसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद अगली बॉडी आती है इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनएचआरसी और एचएसआरसी। एसएचआरसी क्या है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि नेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है और स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बॉडी आती है यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, एज एन वॉच डॉग की तरह ये वर्क करती है, सारे केसेस के ऊपर एक विजिलेंस की तरह, सर्विलेंस की तरह वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद अगली बॉडी आपकी आती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका बेसिकली काम क्या है, आपने देखा होगा ना, दया पता कर, है ना। तो क्या है सीबीआई में बेसिकली क्या होता है, ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, ठीक है। जब कोई केस स्टेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं संभलता तो क्या करता है, सीबीआई को हैंड ओवर कर देते हैं। अगली बॉडी आती है आपकी लोकपाल एंड लोकायुक्तास। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। लोकपाल और लोकायुक्ता जो है, लोकपाल और लोकायुक्ता का जो कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली क्यों लेकर आया गया, अगर किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपका लोकपाल और लोकायुक्ता का कंसेप्ट लेकर आया गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वीडन के वहां से लिया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि कितनी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है और कितनी तरह की नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। तो इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे टॉपिक वाइज। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सारे टॉपिक जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, टॉपिक के कंसेप्ट के साथ हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई हैं, एक दूसरी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो कि किसी एक्ट या लॉ के थ्रू बनाई गई हैं, जो कि स्टेट और सेंटर के बिहाफ पे क्या करती हैं, प्रोसीडिंग करती हैं, ठीक है। अब देखो ये दो तरह से होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज में बेसिकली कौन आती है, यहाँ पे रेगुलेटिंग बॉडीज आती हैं जितनी भी आपकी होती हैं, ठीक है। और दूसरी कौन आती है, यहाँ पे आपकी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज आती हैं। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान रखना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी आपकी आती है, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब दिमाग में क्लियर रखना, फाइनेंस कमीशन, अभी बताया आपको फाइनेंस कमीशन किस में आता है, अब दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फाइनेंस कमीशन इज इंक्लूडेड। अब आपको मैंने बताया कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं इनको एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू या किस आर्टिकल के थ्रू फाइनेंस कमीशन को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 155, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 280, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 98 या फिर मोर देन वन अबव इज दी करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली दिमाग में बिल्कुल स्टक करके रखना है, आर्टिकल नंबर 280 जो है वो आपका फाइनेंस कमीशन को बताता है, एस्टैब्लिश किया जाता है या किया गया था इनिशियली भी फॉर दी 5 ईयर। एवरी 5 ईयर के बाद आपका जो फाइनेंस कमीशन है उसको बदला जाता है, यानी कि नया कमीशन आपका बनाया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो क्या करती है, सजेशंस देती है प्रेसिडेंट को ऑन द शेयर ऑफ टैक्सेस इन द सेंटर, ठीक है। किस चीज के बारे में, फाइनेंस, यानी कि रिलेटेड टू दी मनी, ठीक है।
तो शेयर इन दी टैक्सेस ऑफ द सेंटर, इस चीज से रिलेटेड आपका ये क्या करती है, ये बताती है। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के लिए आपको जैसे मैंने बताया ये बनाई गई है। एवरी 5 ईयर के बाद इसमें रीचेक और रीवर्क आपका होता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं जो 14 फाइनेंस कमीशन था, ये भी एग्जाम में आता है कि कौन हेड कर रहा है उसको, प्रेजेंट में कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन है, उसकी चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो देखो 14 फाइनेंस कमीशन जो है ये हेड करी गई बाय दी YV रेड्डी के द्वारा, और 15 फाइनेंस कमीशन जो है ये हेड करी गई नंद किशोर सिंह के द्वारा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1951। तो कब बनाई गई थी फाइनेंस कमीशन इंडिया में, 1951 में बनाई गई थी, क्लियर। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, KC नेगोय थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 14 के कौन है, क्लियर दिमाग में, YV रेड्डी। 15 के कौन है, नंद किशोर सिंह। एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, KC नेगोय। कब बनाई गई थी फाइनेंस कमीशन, 1951 में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे दूसरे आर्टिकल के बारे में, जो कि है आपका आर्टिकल नंबर 155, जो इसमें ही ऑप्शन में आपका ये दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वो आर्टिकल है जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर से। गवर्नर जो होता है वो आपका डायरेक्टली इलेक्ट होता है, किसके द्वारा, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो जो हमारा 155 आर्टिकल है ये बेसिकली आपका डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर से रिलेटेड। इसमें मेंशन किया गया है दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और द सील। आपको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे क्लास में आपका क्या होता है, क्लास मॉनिटर को जब अपॉइंट किया जाता है तो टीचर डायरेक्टली अनाउंस करता है कि यस ये आपका क्लास का मॉनिटर है या ये लड़की आपकी क्लास की मॉनिटर है, डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं ना। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऊपर में जो सेंटर होते हैं ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, या तो उसके हाथ में वारंट देके सील के थ्रू कि यस आप जो है आप हमारे क्या बनेंगे, गवर्नर बनेंगे। तो जब गवर्नर को ही उसने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने ही गवर्नर को अपॉइंट किया है, तो जब तक आपके प्रेसिडेंट रहते हैं तब तक ही आपका गवर्नर भी रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 98 की। तो जो आर्टिकल नंबर 98 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका क्या करता है, प्रोविजन देता है फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट को। आर्टिकल नंबर अनदर है आपका 324। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। आपको मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 324 का इंपॉर्टेंस और द रोल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेशन, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज। स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है, आपको समझा है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट आपको पता है स्टेट में सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहां पर सुप्रीम होता है आपका सेंटर में होता है, ऐसे ही हाई कोर्ट आपका कहां पर सुप्रीम होता है, स्टेट में सुप्रीम होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा ये नहीं है कि स्टेट में कौन बॉडी सुप्रीम होती है, इस क्वेश्चन में पूछा है स्टेट गवर्नमेंट में लीगल एडवाइजर कौन होता है ऑफिशियली गवर्नमेंट का, अटॉर्नी जनरल होता है या फिर एडवोकेट जनरल होता है। अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में लास्ट में बताया था अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का कंसेप्ट, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे एडवोकेट जनरल इज दी करेक्ट आंसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 165 में ये प्रोवाइड किया गया है फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो है ये आपके अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं ये, और कोरेस्पॉन्ड होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि सेंटर के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं इज द स्टेट गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर भी आपके यही होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो भी इनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इन्हीं से ही डायरेक्टली एडवाइस देते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये आपके अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी ये बॉडीज हैं इनके जो हेड हैं बेसिकली ये आपके अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, आइदर प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर आइदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो मोस्टली जो है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपके क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 76 के 1 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होल्ड करता है ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो जब तक प्रेसिडेंट रहेगा तब तक ही रहेगा ना, वही चीज है।
तो आर्टिकल नंबर 226 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हाई कोर्ट को पावर देता है और एबिलिटी बताता है और इन्फोर्स करता है एनी ऑफ द बेसिस फंडामेंटल राइट गारंटेड इन दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो चीज यहाँ पे बताई गई। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये आपका किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ये आपका अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब तक ऑफिस होल्ड करता है? जब तक कि इसकी एज कितनी नहीं हो जाती है, 65 ईयर्स तक ये आपके होल्ड करते हैं ऑफिस को। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन was established under the chairmanship of काका केलकर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट upheld the 10% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इंदिरा स्वामी केसेस। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन was established under the chairmanship of रंजीत सिंह सरकारिया। एंड लास्ट वन इज दी मोर देन वन अबव इज दी करेक्ट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? लेट्स सी, ध्यान से देखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो है, जो आपका बनाया गया था, ये किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था? कनका केलकर, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ए। तो पहला बैकवर्ड कमीशन जो है वो इनके चेयरमैनशिप के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है ये नेशनल कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये आपकी ग्रांटेड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेटस देती है, किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से आई थी? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इफ वी वांट टू ऐड, इफ वी वांट टू रिमूव और इफ वी वांट टू चेंज, तो वी नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमेंडमेंट जिसके थ्रू ही हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 338 का बी। ये क्या करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन एंड डिफिकल्टीज ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और लास्ट है आपका, इट हैज अ पावर टू रेगुलेट एंड एग्जामिन द कंप्लेंट रिगार्डिंग टू द इंक्लूजन। कोई कौन उसमें आएगा? अब देखिए, आपको एक कमीशन बना के मैंने सेट कर दिया, तो आप ही का काम होगा ना, कौन उसमें ऐड होगा, कौन उससे रिमूव होगा, कैसे वो बॉडी फंक्शन करेगी। तो वही चीज यहाँ पर भी है, एग्जामिन करता है कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग टू दी कैसे इंक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन होगा ग्रुप में विद इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग भी। ठीक है, कि किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है। क्लियर? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ, कितने मेंबर बॉडी है ये पूछ रहा है। तो कुछ जो ये बॉडीज हैं ये मल्टी मेंबर हैं, कुछ सिंगल बॉडीज भी हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की पोजीशन, दिस इज द वेरी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। तो 2 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है, या फिर सिंगल मेंबर बॉडी है, या आपकी 6 मेंबर बॉडी है। एग्जाम में आता है कि मल्टी मेंबर बॉडी है या सिंगल बॉडी है। ठीक है, तो देखते हैं ये बॉडी कैसी है, सिंगल मेंबर बॉडी है। ये आपको मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक भी बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे सीएजी क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, फिर हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सारे आपके कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी जो आर्टिकल नंबर 148 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो इंडिया का है, ये कंट्री का टॉप ऑडिटिंग बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, they have the authority to examine every rupee that the Indian government and the state government received and spent। इनके पास पावर अथॉरिटी है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, सब इनका काम है देखना। ठीक है, कैग इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नर ओन कॉर्पोरेशन। ये परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस और द सब्सिडरी ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस इन विच द गवर्नमेंट ओन द एटलीस्ट 51% ऑफ द स्टेक। जहां पर 51% ऑफ द गवर्नमेंट का स्टेक होता है वहां पर ये अपना परफॉर्म करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपके अपॉइंट करते हैं इंडिया के ऑडिटर जनरल को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971। द इंडियन पार्लियामेंट सेट द सीएजी प्ले एंड अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को। इसका जो पे होता है ना, जो इनको पे स्केल मिलता है वो इक्वल होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ये आपके रिमूव करे जा सकते हैं अपने ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राउंड। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो सीएजी का जो रीजन और जो पोजीशन है ये रीच करता है एज ऑफ 65 और अंटिल द 6 ईयर। या तो फिर 65 ईयर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 6 ईयर। जो पहले आ गया उस अकॉर्डिंग इसमें रिमूवल होता है, विच एवर कम टू द फर्स्ट और थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 280 में क्या आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बोल रहा है। ऑप्शन देखिए, एडवोकेट जनरल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 280। अब बताइए मुझे आर्टिकल नंबर 280 क्या है। फाइनेंस कमीशन से डील करता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनाई गई थी, 1951 में। अभी मैंने आपको बताया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपॉइंट होती है एवरी 5 ईयर्स में और प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट भेजती है फाइनेंस कमीशन बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट करती है चेयरपर्सन प्लस क्या होते हैं इसमें आपके 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, चलो तो 14 फाइनेंस कमीशन के हेड मैंने आपको बताए थे वाईवी रेड्डी, 15 के भी बताए थे नंद किशोर सिंह। कब एस्टैब्लिश करी गई थी मैंने आपको ईयर भी बताया था 1951। और फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे फाइनेंस कमीशन के वो भी मैंने आपको बताया था केसी नेगोय। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बताए थे ना उसी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, पार्लियामेंट करता है या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करता है। आपको मैंने समझाया यूपीएससी हो गया, जो भी आपकी हायर अथॉरिटी बॉडी है, या तो इनको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, या तो इनको कौन अपॉइंट करते हैं, आइदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नहीं तो फिर कौन करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Whom does the UPSC submit its annual report? यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, आप मुझे बताओ किसको करेगा। उसका काम ही है कि अपनी सारी रिपोर्ट कंबाइन करके हेड को रिपोर्ट करना। तो हेड कौन है हमारे यहाँ पे, हेड है आपके कौन, प्रेसिडेंट। तो किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। इंडिया में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन कब सेटअप की गई थी। ईयर दे रखे हैं 1922, 24, 26 या फिर आपका 1928। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर थर्ड, दैट इज 1926। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो भी करी गई थी इसका करेक्ट आंसर आपका है 1926। तो चलिए एक बार आ जाते हैं इस वाली स्लाइड में। यहाँ पर देखिए मैंने जो आज मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस करे ना, ये बेसिकली आपके क्या है, सारे के सारे इसमें से सारे मिक्स क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन कौन सी आती है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएसपी, एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो कि आपका मनी से रिलेटेड है पूरा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके अलावा स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी आती है, प्लानिंग कमीशन, जिसको रिप्लेस करके नई बॉडी ले आए जिसका नाम क्या है, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सेम फंक्शनिंग के लिए स्टेट में होगी आपकी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस मैंने आपको बताया एज एन वॉचडॉग की तरह वर्क करती है। सीबीआई, सीबीआई का नाम आप सबने सुना है जिसका काम है केसेस को डील करना और हैंडल करना। एंड लास्ट वन इज लोकपाल एंड लोकायुक्तास। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। तो इस तरह से हम लोग इन सारे सीक्वेंस में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को। तो यहाँ पर मैंने जितना भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा है होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट क्लासेस से इसी सीक्वेंस में मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी। आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया पूरे टॉपिक का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।